सो हेलो गाइस। जैसे कि हमने पिछले 6 क्लास में छठी क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके थे। अब आते हैं अध्याय 7। चैप्टर का टाइटल है राज्य से साम्राज्य। इसमें हम लगभग लगभग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने अशोक नाम तो सुना ही होगा। तो अशोक जो है जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आज से 2300 साल पहले की थी। और माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उस साम्राज्य की स्थापना के लिए एक व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति, जिसे कहीं पर चाणक्य कहा जाता है तो कहीं पर कौटिल्य कहा जाता है। तो कौटिल्य या चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। और चाणक्य ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य। इसमें बस इतना ही है। अब चलते हैं। क्या है, साम्राज्य में बहुत से नगर थे, बहुत इम्पोर्टेंट नगर थे, अभी देखेंगे। इसी से देखिए। तो साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इन साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और इनके कई प्रांतीय राजधानियां भी थी, जैसे उज्जैन, तक्षशिला। अभी देखेंगे। जो तक्षशिला देखिए यहाँ पर। ठीक है। ये तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, जो सेंट्रल एशिया से है, वहाँ आने जाने का महत्वपूर्ण मार्ग था। कौन था? तक्षशिला। ये कहाँ पर है? अभी अभी पाकिस्तान पर है। ठीक है। तक्षशिला कहाँ पर है? अभी फिलहाल पाकिस्तान पर है। और ये उस टाइम पर मौर्य साम्राज्य की राजधानियाँ हुआ करती थी, प्रांतीय राजधानी। और दूसरी तरफ उज्जैन है। उज्जैन भी एक महत्वपूर्ण मार्ग था। ये क्या था? उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगर में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकारी लोग रहते थे। ये तो हो गया प्रांतीय राजधानी के। तो इस मैप में जो साइट्स है उसको एक बार देख लेना चाहिए। इस साइड से 2022 में हमसे यूपीएससी में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और क्वेश्चन ये था कि वह साइटों को देता है एक साइड पर, जैसे कि धैली, उसके बाद यहाँ पर होता है उड़ीसा, एरगुड़ी, इस साइड पर होता है आंध्र प्रदेश, जगौड़, एमपी, कालसी कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक। तो ये 2022 का क्वेश्चन था। ऐसे दिया गया था स्टेटमेंट, और इसमें पूछा गया था कि कौन सा युग्म सही है, एक युग्म, दो युग्म कि तीन युग्म। तो एक बार इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है। साइट्स को बस ऐसे सरसरी निगाह से देखना, जैसे एरगुड़ी, मास्की किधर है, सुपरा किधर है, गिरनार किधर है। और ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है ही। कलिंग, कलिंग को उड़ीसा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए क्या है, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो उसकी रक्षा के लिए हमें क्या चाहिए? सेना की जरूरत थी। और सेनाओं को मतलब सेना का परिचालन करने के लिए क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन की जरूरत होता है। तो संसाधन की जरूरत होता है तो वहाँ पर कर लगाए जाते थे। और कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की भी जरूरत होती थी। अभी फिलहाल इतना ही है। ये जैसे 12वीं में हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे। बट क्या है, छठी क्लास के एनसीईआरटी में जितना जितना दिया गया है मैं वहीं तक मतलब अपना ये कवर करने की कोशिश करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो राज्य क्या है, राज्य बहुत बड़े होते थे। रक्षा के लिए हमें सेना की ज़रूरत होती थी। और सेना का संचालन करने तो संसाधन का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि इस टाइम पर कर इकट्ठे किए जाते थे प्रॉपर, और उसको
इकट्ठे करने के लिए अधिकारियों को भी मतलब नियुक्त किया जाता था। अब देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन। उस टाइम पर साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था। देखो, मौर्य साम्राज्य अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा था। तो इसमें अलग अलग ढंग से अलग अलग हिस्सों पर शासन किया जाता था। जैसे कि पाटलिपुत्र, अब चूंकि उसकी राजधानी थी तो उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण हुआ करता था। सीधा। पाटलिपुत्र जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण हुआ करता था। मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति स्वयं करता था। और मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत हुआ करते थे। जैसे कि हमने पहले ही बोल चुके हैं। जैसे कि एक है तक्षशिला, उज्जैन। ठीक है, ये उसकी प्रांतीय राजधानियां हुआ करती थी। और इसमें अक्सर कौन लोग शासन करते थे? इसमें अक्सर राजकुमार को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। जो प्रांतीय राजधानियां हुआ करती थी, वहाँ पर शासन कौन करते थे? राज्यपाल या गवर्नर। उसके बाद है कुछ प्रादेशिक केंद्रों। इन इलाकों पर वहाँ के जो आवागमन के रास्ते हैं, जैसे कि मार्ग या नदी आदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश किया जाता था। मौर्य शासक लोग जो प्रादेशिक केंद्र के क्षेत्र हैं, वहाँ पर मौर्य शासक लोग मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। क्योंकि वह आवागमन थे, तो आवागमन से जो वहाँ पर व्यापारी थे उससे कुछ करे या कुछ संसाधन वसूले जाते थे। इसलिए ये लोग क्या करते थे? मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। वहाँ पर सम्राट सीधा नियंत्रण करता था और कई छोटे छोटे प्रांत होते थे और प्रांतीय राजधानियाँ जैसे कि तक्षशिला, उज्जैन। यहाँ पर राजकुमार को वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था और वो वहाँ पर शासन करते थे। बट क्या है, जो उसका मेन संचालन क्या करेगा? जो यहाँ पाटलिपुत्र पे जो राजा रहेगा, वहीं ही उसी का शासन रहेगा। बट क्या है, उसका जो चालन है वो कौन करेगा? राजकुमार, जो उस प्रांतीय राजधानी का राज्यपाल या गवर्नर है। तो अर्थशास्त्र में एक स्थान का जिक्र किया गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, जो उत्तर पश्चिम है वह कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए प्रसिद्ध थे। ये अर्थशास्त्र में लिखा गया। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य या कौटिल्य ने। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं ये वाला, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखो, पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया में एक राजा है। राजा का नाम है सेल्यूकस निकेटर। और इसका राजदूत कौन है? इसका राजदूत है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज यह यूनानी राजा है। उसका नाम है सेल्यूकस निकेटर और इसका राजदूत का नाम है मेगस्थनीज। ये कहाँ आया था? ये मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त के दरबार में आता है। और इसने एक इंडिका बुक लिखा है। इंडिका। इंडिका। मेगस्थनीज एक क्या है? वो राजदूत है। जो किसका राजदूत है? सेल्यूकस निकेटर, जो कहाँ का राजा है? यूनान। ठीक है। तो ये सब तो इधर हमारे लिए कोई नहीं है एग्जाम के लिए। तो अशोक क्या है? मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? अशोक। और यह पहला शासक है जिसने अपने संदेश पहुंचाने के लिए अभिलेखों का यूज किया। अभिलेख क्या होता है? हमने पहले ही फर्स्ट चैप्टर में इसको मतलब
इस वर्ड को परिभाषित कर चुके हैं। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो किन भाषा में है? तो भाषा है इसका प्राकृत और लिपि क्या है? ब्राह्मी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। CGUFM में भी, वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अशोक के जो अभिलेख है वो किस भाषा में? तो भाषा क्या है? प्राकृत भाषा। और लिपि, लिपि का मतलब जो हम लिखते हैं उसे लिपि बोलते हैं, जैसे ABCD, इसको क्या बोलते हैं? रोमन लिपि। अनार क्या, आम क्या, तो ये क्या है? देवनागरी लिपि। तो वैसे ही ये जो देवनागरी लिपि है, इसकी जो माता है वह क्या है? ब्राह्मी लिपि। लगभग लगभग हमारे जो भारत में जितने भी लिपियां यूज होते हैं उसकी कहीं ना कहीं जड़ें क्या है? ब्राह्मी लिपि। तो इसको याद रखना। अशोक के जो अभिलेखों हैं उसकी भाषा है प्राकृत और लिपि क्या है? ब्राह्मी। तो कलिंग, कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम है। और अशोक क्या है? कलिंग जीतने के लिए युद्ध लड़ता है और इसी युद्ध में हिंसा होता है, जिसे देखकर वह क्या है? युद्ध से मतलब मुंह मोड़ लेता है और वह निर्णय करता है वह कभी भी युद्ध नहीं करेगा। तो अशोक जो है किस युद्ध से मतलब युद्ध न करने की डिसीजन लेता है? तो वह है कलिंग। कलिंग युद्ध के पश्चात उसने कोई भी युद्ध नहीं किया है। तो चलते हैं अब। कलिंग युद्ध के बाद क्या होता है कि अशोक अशोक धाम, धाम का परिपालन करता है। और धर्म क्या है? धाम कुछ नहीं है, धर्म है। धम्म शायद पाली भाषा है, इसलिए इसको धर्म बोलते हैं। और ये धर्म का ही रूप है। तो अशोक ने जिस धर्म का परिपालन किया उसमें किसी भी देवता और किसी भी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती थी। और वे अपने प्रजा को निर्देश देते थे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। तो अशोक के जो धाम है उसमें क्या है? किसी भी देवता की पूजा नहीं की जाती थी, किसी भी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती थी। और अशोक बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थी। अब क्या होता है कि उस टाइम पे नौकरों के साथ कुविवाह, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी और परिवार पड़ोसियों के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। तो इन्हीं समस्याओं को निदान करने हेतु अशोक ने क्या किया? धम्म महामत, धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देता है। तो धम्म महामत्ता क्या है? अधिकारियां हैं, अधिकारीगण हैं, जो क्या करते हैं? धर्म की शिक्षा देते हैं। वो लोग जगह जगह जाते हैं और वहां जाकर धर्म की शिक्षा देते हैं। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेख और स्तंभ पर खुदवा दिए हैं। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए थे कि जो लोग पढ़ने में असमर्थ हैं उन्हें अधिकारीगण खुद पढ़कर वह संदेश सुनाया करते थे। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट है, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, उसका पुत्र है महेंद्र और पुत्री है संघमित्रा, संघमित्रा, इसको क्या उसने श्रीलंका भेजा। ये CGFM और वनडे एग्जाम के फेवरेट टॉपिक है। तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कौन सा द्वीप भेजा? श्रीलंका। किस लिए? धर्म की प्रचार हेतु। ठीक है, धर्म की प्रचार हेतु अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा जाता है। इसमें अब देखते हैं, ये है, तो ये है आरंभिक ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ये तो अपना देवनागरी लिपि है, हिंदी। तो इसी लिपि से क्या है? सभी लिपि के जन्म हुआ है। ब्राह्मी लिपि ही अपनी क्या है? मेन लिपि है। और उन्हीं लिपि से जितने भी अभी भारत में जितने भी लिपि हैं, जैसे तमिल, मलयालम, बांग्ला, इसी से मतलब उत्पन्न हुई है।
और ब्राह्मी लिपि क्या है, मतलब कि यह जो अशोक के अभिलेख हैं वो किस लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है, इसलिए इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस चैप्टर में इतना ही है, थोड़ा सा और है इसमें, बट इसको एक बार आप लोग पुश करके लगाने की कोशिश करना। तो अब चलते हैं रेशम मार्ग। तो ये है भारत। तो भारत में जो ये ग्रीन दिख रहा है ना, ये वाला लाइन, तो ये जो एरिया था ये कुषाणों का एरिया था। तो कुषाण कुषाण लोगों ने क्या हुआ, अब इसको पहले बात बोलते हैं कि इसको रेशम मार्ग क्यों बोला जाता है। पहले आपको वर्ड का, ठीक है, रेशम मार्ग क्या हुआ है कि रेशम जो है, रेशम का जो उत्पादन या रेशम बनाने की जो प्रक्रिया, सर्वप्रथम कौन लोग जाने, चीन के लोग। और यह क्या हुआ, चीन के लोग यहीं से मतलब ये रोमन चले गया, किसी भी कारण गया रोमन जाता है, ठीक है। तो रोमन वाले लोग को मतलब रोमन लोग के जो हाई क्लास के लोग हुआ करते थे, तो वहाँ पर रेशम के कपड़े पहनने को एक फैशन चलन हुआ। जैसे अभी आईफोन रखने का चलन है, आईफोन जिसके पास होता है उसको माना जाता है कि वह हाई क्लास से ताल्लुक़ रखता है। उसी टाइप का क्या हुआ कि उस टाइम पे, जिस टाइम पीरियड में जो मौर्य साम्राज्य है, उसी टाइम पर ये रोमन साम्राज्य वाले, यहाँ पर है ये रोमन साम्राज्य वाले, इसको रेशम के जो कपड़े पहनने जाते थे, रेशम से बने हुए कपड़े पहने जाते, उसको हाई क्लास के मानते थे। मतलब इसका परिचालन रोमन साम्राज्य में बहुत हुआ, और इसका बनना स्टार्ट होता है चीन में, और चीन से इसको ले जाना होता था इन मार्गों से। तो जिन मार्गों से रेशम को रोमन साम्राज्य या यूरोप पहुंचाया जाता था, उसी मार्गों को रेशम मार्ग बोला जाता था। जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ इंडिकेट किया गया, जैसे ये वाला जो रेड कलर में है, ये ईरान के शासक के नियंत्रण में होते थे, और जो ग्रीन है वो को वह मार्ग कुषाणों में। और कुषाण क्या है, जो हमारे कुषाण हमारे भारत उपमहाद्वीप में कुछ 100 सालों तक इन्होंने शासन भी किया है। अभी आगे पढ़ेंगे, तो बस आपको इतना जानना है कि रेशम मार्ग क्या है, और यह किन एरियाओं से गुजर के जाता था भारत में। तो भारत में जो ये वाला पार्ट है, गंगा नदी यहाँ से मतलब ये जाया करता था। और इसमें एक और चीज़ आपको याद रखना है, पुटुका। पुटुका क्या है, पुटुका एक आर्कमेडु है दक्षिण भारत का। पुटुका आर्कमेडु का रोमन नाम है, और यहीं से शायद रोमन से व्यापार किया जाता था। तो पुटुका एक बंदरगाह है दक्षिण भारत का, और यहीं से मतलब रोमन साम्राज्य से व्यापार किया जाता था। बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है। और जानने के लिए हमने तो रेशम मार्ग थोड़ा सा देख लिया है, बट अब देखते हैं। हम्म तो क्या होता है, लगभग आज से 2200 साल पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। उसके स्थान पर कई नए राज्यों को उदय होता है। जैसे कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग राज्यों का उदय होता है। जैसे कि पश्चिमी उत्तर भारत और उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहता है। तो सबसे इसको देखो, तो जैसे कि लगभग आज से 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है, तो भारत के कई स्थानों पर नए नए राज्यों का उदय होता है। तो जो सबसे पहले राज्य उदय हुआ है वो है हिंद यवन। इनका एरिया कौन सा होता है, पश्चिम उत्तर और उत्तर भारत। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं शक। शक क्या है, ये लोग मध्य एशियाई लोग होते हैं, और गुप्त शासक ने इन्हें कई बार पराजित भी किया है। और शांतवाहन जो कि पश्चिम भारत और मध्य भारत में
अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, उनसे कई बार ये लोग युद्ध करते हैं। कौन लोग? शक लोग। और तीसरे नंबर पर आता है कुषाण। तो ये जो तीनों शासक है, इनका एरिया कौन सा है? पश्चिमी उत्तर भारत, जो भी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात ये वाला है, वो वाला क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर और मध्य भारत। ठीक है। सॉरी, मध्य भारत नहीं, पश्चिमी उत्तर भारत और उत्तर भारत। अब आते हैं उत्तर और मध्य भारत। तो उत्तर और मध्य भारत में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उसके ही मतलब एक सेना नायक होता है पुष्यमित्र शुक। इसने क्या शुक वंश स्थापित करता है। शुक के बाद कड़ा वंश आता है, कड़ा वंश। तो ये इनका एरिया कौन सा है? उत्तर और मध्य भारत। तो पहले मौर्य, सेकंड में शुक जो है मौर्य का ही सेना नायक होता है। उसके बाद कड़ाव के बाद गुप्त वंश। ये तो हो गया उत्तर और मध्य भारत। हमने ऑलरेडी देखा है पश्चिम उत्तर और उत्तर भारत, उत्तर और मध्य भारत। अब देखते हैं दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में आज से 2200 साल से 1800 साल पहले 3 राजा होते थे, चोल, चेर, पांड्या। इन लोग शासन करते थे। उसके बाद इन्हीं की मतलब चोल, चेर, पांड्या, उनके बाद कौन लोग शासन करते थे? पल्लव और चालुक्य। आज से लगभग कितने साल? 1500 साल पहले। इसके बारे में हम लोग अभी ब्रीफ पढ़ते हैं, ये लोग कहाँ कहाँ शासन करते थे। नेक्स्ट क्लास में, जो 7th क्लास का जो बुक है उसमें इनको कंप्लीट दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।